हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको हिस्ट्री तक अभी तक जहाँ तक बताया था, यानी कि मैंने अभी पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ाया था आपको, और आज मैंने बोला था मैं आज आप लोगों को डच के बारे में बताऊँगी और कुछ पढ़ाऊँगी ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे, फिर आपका थोड़ा सा और बचा है और फिर आपका यूरोपियों वाला पूरा चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आगे से हम बंगाल के नवाबों से स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। हर एक चीज़ जो है आप लोगों को मैं डीपली बताती चल रही हूँ, वरना तो ये 1-2 दिन का टॉपिक मुश्किल से 1 दिन का है, जल्दी जल्दी अगर किया जाए। लेकिन इसीलिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको मैं डीपली ही इसमें सारी चीज़ें समझा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ में आपको टेलीग्राम पर इसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और इसका PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है, कौन से रेफरल कोड से लेना है, तो वो रेफरल कोड है शिक्षा 10, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसी रेफरल कोड का यूज़ करना है आपको, एज इट इज़ इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। इसके साथ फिर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कि आप जितनी वीडियोज़ देखना चाहें, जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहें, आप आराम से पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है आपका एक सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें टाइम टू टाइम मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए ले लीजिए। हर एक कैटेगरी के लिए ये जो मेरा रेफरल कोड है ये वर्क करेगा। तो चलिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो मैंने जैसा बताया आपको, और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको एज इट इज़ मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम ग्रामीण परिवेश का वीडियो नहीं आ रहा है, तो ग्रामीण परिवेश का वीडियो भी आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। बस थोड़ा सा जो है 1-2 दिन रुक करके आपको ग्रामीण परिवेश लेखपाल भी हम लोग शुरू कर देंगे। एक्चुअली था क्या कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से अभी लेखपाल को रोक दिया था, वो फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो यूरोपियों का भारतीय आगमन ही अभी चल रहा है। थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में कुछ 2-4 लाइनें और हैं, उनको भी देख लीजिए जो बाकी रह गई हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता भी दी थी। तो सबसे पहली चीज़ ये लाइन जो बाकी रह गई थी, जिसके मुताबिक कहा गया था कि सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश भी की थी अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो अल्बुकर्क द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। पूरी तरीके तो रोक नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसने इस दिशा में कार्य किया। पूरी हद तक अगर रोक लगाने की बात की जाए तो किसके लिए किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को माना जाता है कि उन्होंने सती प्रथा को पूर्ण रूपेण जो है बंद करवाने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो इसने कोशिश की सती प्रथा पर रोक लगाने की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। ये दरअसल में पुर्तगाली काफिले, कार्टाज और अर्माडा, इन 3 पद्धतियों पे काम करते थे। काफिले, कार्टाज और अर्माडा। क्या होता था ये? काफिले जो होता था इनका जहाजी बेड़ा होता था। काफिले बोला जाता था इनके जहाजी बेड़े को, ठीक है। जहाजी बेड़ा जो है उसका नाम रखते थे ये लोग काफिले, उसको बोलते थे काफिले। कार्टाज क्या होता था? कार्टाज इनका एक टाइप का लाइसेंस होता था, जो कि पुर्तगाली लोगों से, पुर्तगाली जो गवर्नर हैं, जो वॉइसरॉय हैं, उनसे लिया जाएगा। और कौन लेगा? जैसे भारतीय नौसैनिक जो हैं, जो जहाज़ का शिप जो चला रहा है, उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। और इस लाइसेंस का ना होना उनके लिए एक खुली चुनौती है कि आपके जहाज़ को क्या कर लिया जाएगा? लूट लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करते थे, जो भी लोग ये लाइसेंस नहीं दिखा पाते थे, कार्टाज, जो लोग भी ये कार्टाज नाम का लाइसेंस नहीं दिखा पाते थे, उनका जहाज़ जो था वो लूट लिया जाता था और लोगों के साथ अभद्रता की जाती थी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गई थी, पूरा डकैत वाला इनका फॉर्म बन गया था। ये लोग अगर देखते थे कार्टाज नहीं है तो इनका जो है जहाज़ पूरा लूट लो, ठीक। तो ये था कार्टाज, जो कि पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया एक लाइसेंस था। अर्माडा के बारे में देख लीजिए। अर्माडा जो होता था इनका नौसैनिक बेड़ा होता था। इनका जो नौसैनिक बेड़ा होता था उसको ये लोग बोलते थे अर्माडा। ध्यान रखिएगा, जहाजी बेड़े को काफिले बोलते थे और नौसैनिक बेड़े को बोलते थे अर्माडा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, वो मैं बता दूँ। जो बंदरगाह होते हैं, यानी कि पोर्ट,
बंदरगाह जो होते हैं यानी कि जो पोर्ट होते हैं उसको बोलते थे फितोरिया। फितोरिया क्या बोलते थे? फितोरिया बोलते थे, याद रखिएगा, ठीक है, डॉट नहीं है। तो फितोरिया बोलते थे किसको? बंदरगाहों को, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इतना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डचों के बारे में देख लीजिए। पुर्तगाली आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारा कुछ पुर्तगालियों के बारे में देख लिया था। अब थोड़ा सा आपको डच के बारे में देखना जो है वो ज़रूरी है, तो हम लोग डच के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डच किसको बोलते हैं? डच बोलते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता था, ठीक है। ये नीदरलैंड, जिसको पहले बोलते थे हॉलैंड, अब बोला जाता है नीदरलैंड, उसी के निवासी क्या कहलाते थे? डच कहलाते थे। तो देखिए लिखा हुआ है कि 1602 में, वर्ष 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई कब? 1602 में, ठीक है। 1602 में ये कंपनी की शुरुआत की गई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई। वो तो कंपनी थी, कंपनी और फैक्ट्री में अंतर होता है, आपको पता है ना। फैक्ट्री जहाँ आपके गुड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, वहाँ वो बनते हैं, और कंपनी जहाँ पे आपका सारा काम जो है वो देखा जाता है। तो कंपनी तो आपकी एक होगी, उसके बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री स्थापित की जाएंगी। फैक्ट्री में तो आपका रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्शन होता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पहली डच फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछता है, 1605 में की गई थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। उसके बाद देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो होता है वो किसको बनाया था? 1610 में पुलिकट झील श्रीहरिकोटा जानते हैं ना आप, आंध्र प्रदेश। तो 1610 में पुलिकट श्रीहरिकोटा, यहाँ कोटा 2 बार लिख गया है, को डचों ने अपना क्या बनाया था? हेडक्वार्टर बनाया था, यानी कि मुख्यालय बनाया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुर्तगालियों ने जब ब्राज़ील के पतन के कारण, जब मैं बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील की खोज हो गई थी। तो ब्राज़ील से जो है जो सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही थी उनकी नज़र गई कि हम ये ब्राज़ील से भी ले सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ब्राज़ील पे ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसे डचों ने क्या किया? डचों ने कालांतर यानी कि थोड़े टाइम बाद डचों ने इंडोनेशिया पर मसालों के व्यापार के लिए ध्यान केंद्रित किया। इंडोनेशिया भी मसाला उत्पादन जो है अच्छा खासा करता है, ठीक है। तो उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित कर लिया। 1759 में रॉबर्ट क्लाइव जो है ने वेदारा के युद्ध में डचों को परास्त कर दिया था। वेदारा का युद्ध हुआ था जिसमें डच क्या हो गए थे? परास्त हो गए थे क्लाइव द्वारा, ठीक है। क्लाइव के बारे में आगे जब हम बताएंगे तो अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि क्लाइव कौन था, ठीक है। क्लाइव के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो 1759 में क्लाइव ने वेदारा के युद्ध में डचों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। चलिए अब देख लीजिए, डच जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों के बारे में। तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने 1600 में, ठीक है, 1600 में लंदन में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये पूरा कंपनी का नाम रखा गया था, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो कंपनी का जो 1600 में लंदन में स्थापना की गई थी, नाम क्या रखा गया था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना की गई थी 1600 में, ठीक है। इसमें कुल 217 शेयर होल्डर्स थे, 217 लोग जिनके की शेयर लगे हुए थे, या 217 लोग थे जो इस पूरी कंपनी के क्या थे भाई? शेयर होल्डर यानी कि जितना कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता है उतना ही शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट या लॉस जो है उसी रेशियो में होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उसको उतना ही प्रॉफिट या लॉस जिसमें भी कंपनी जाएगी। तो थे जिनमें एलिजाबेथ प्रथम, जो कि वहाँ की क्या थी भाई? रानी थी। एलिजाबेथ प्रथम वो भी शामिल थी भाई, क्वीन भी उसमें शामिल थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे उस कंपनी में, शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर काम कर रहे थे। बाद में जो है कंपनी एक तरीके से पूरी क्या हो गई थी? गवर्नमेंट के अधीन हो गई थी उनकी। 1608 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में हॉकिंस
ठीक है। हॉकिंस जो है वो पूछा जाता है कौन से जहाज़ से, हेक्टर नामक जहाज़ से। जहाज़ का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1608 में जो जेम्स प्रथम था, एक्चुअली होता क्या है, जेम्स प्रथम आता है और वो सोचता है कि हम अकबर से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, वो अकबर से मिलने का जा रहे का सोच के जाता है और वो लेटर भी लेके जाता है अकबर के नाम का। लेकिन जब वो जाता है तो वहाँ पे होता कौन है उस टाइम, जहांगीर का शासन चल रहा होता है। तो वो जहांगीर को वो अकबर के लिए लाया गया जो पत्र है उसको पढ़ाता है और मतलब पढ़ के सुनाता है, और भी जो सारी चीज़ें हैं, जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो भी देता है। तो अभी आपको आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था जेम्स प्रथम। उसने अकबर के नाम लिखा पत्र जहांगीर को दिया, और इसको जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी, इंग्लिश खान की। पूछा जाता है कि जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको बता देना है किसको दी गई थी, कमेंट में मुझे बताइए अभी। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई और 400 का मनसब भी साथ में दिया गया। ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। पूछा जाता है। ठीक है, अकबर क्या करता था, मनसबदारी प्रथा में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मनसबदारी प्रथा होती क्या थी। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मनसबदारी प्रथा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आनुवांशिक हो, यानी कि अगर आपके पिता मनसबदार हैं तो आप भी मनसबदार रहो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं, क्योंकि अकबर ने जो मनसबदारी सिस्टम चलाया था ये योग्यता के अकॉर्डिंग चलाया था। ठीक है, और किसी को भी कम या ज़्यादा मनसब जो है वो दिया जा सकता था। अच्छा, पूछा जाता है मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा मनसब किसके पास था, तो सबसे ज़्यादा मनसब जो है वो शाहजहाँ ने दिया था अपने बेटे किसको, दारा शिकोह को। पूछा जाता है कितना हज़ार का मनसब दिया था, मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आगे जब बताऊँगी तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं थोड़ा बहुत। तो 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। होता क्या है एक्चुअली, कभी कभी आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जाता है कि फैक्ट्री जो कंपनी का स्थापना क्रम, तो कंपनी के स्थापना क्रम अगर पूछता है तो उसमें ब्रिटेन का नाम पहले आएगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो थी, अभी मैंने ईस्ट इंडीज़ वाली बताई थी, वो 1600 में बन गई थी और डच वाली 1602 में। ठीक है, लेकिन अगर कभी फैक्ट्री पूछा जाता है आपसे, फैक्ट्री पूछा जाता है तो डचों का पहले आएगा, क्योंकि फैक्ट्री की स्थापना जो है वो इनकी बाद में हुई है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज बाद में खुली हैं, कंपनी पहले खुली है। ठीक है, बाद में फैक्ट्रीज खुली थी, तो इसलिए अगर कभी फैक्ट्री का क्रम पूछता है तो वहाँ पे डच पहले कर देता है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1611 में गोलकुंडा के शासक द्वारा दी गई भूमि पर मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री की स्थापना की जा चुकी थी। कब, 1611 में। और 1613 में इन्होंने सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक, अभी के लिखा हुआ है 1613 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अनेक सुविधाएं दी, जिसे क्या कहा गया, गोल्डन फरमान कहा गया। ये जो गोल्डन फरमान था इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगी डिटेल में, जब थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। इस गोल्डन फरमान के तहत इनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई, बहुत ज़्यादा सुविधाएं। ठीक है, और ये गोल्डन फरमान ही उनके लिए आगे का जो है एक समझ लीजिए साबित हुआ कि उनकी आगे के सक्सेस का आप बोल सकते हो। ठीक, सक्सेस की कड़ी आप समझ सकते हो कि गोल्डन फरमान के तहत उन्हें बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई, बहुत सारी चीज़ों में जो है टैक्स में छूट दी गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल गई कई जगह। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको गोल्डन फरमान जो है, सुनहरा फरमान जिसको बोलते हैं, वो बताऊँगी। चलिए आते हैं, तब तक और देखते हैं। 1639 में फ्रांसिस डे ने, ठीक है, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। कब की गई, 1639 में, किसके द्वारा की गई, फ्रांसिस डे के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यह भूमि चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के जो यादव शासक थे, याद रखिएगा, चंद्रगिरी में जो यादव शासक थे, लिखा है चंद्रगिरी के राजा ने पट्टे पर दी थी।
ठीक है। पट्टे पर जैसे कुछ पैसा लेके भूमि कुछ समय के लिए पट्टे पे दे दी जाती है, तो वो भूमि थी, वहीं पे इन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। यहाँ सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की गई। सेंट जॉर्ज पूछा भी जाता है आपसे, ठीक है। और चलिए 1688 में लंदन में न्यू कंपनी की स्थापना। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जो है चीज़ें बताती जा रही हूँ, बाकी जहाँ पे चीज़ें समझने वाली ज़्यादा होंगी उनको आपको समझाया भी जाएगा। तो 1688 में लंदन में न्यू कंपनी की स्थापना की गई, एक नई कंपनी की स्थापना हो गई। 1708 में इसका विलय जो है फिर से पुरानी कंपनी में कर दिया गया तथा नई कंपनी का नाम क्या रखा गया? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। जब वो मिला दी गई, जो मिल के नई कंपनी, पुरानी और नई कंपनी मिला दी गई, तो यूनाइटेड कंपनी बस और जोड़ दिया गया। बाकी जो आपने देखा था पहले नाम था लगभग वही था, ठीक है। यूनाइटेड कंपनी मतलब नई और पुरानी कंपनी क्या कर दी गई? मर्ज कर दी गई। अब चलिए, बाद में इसका नाम चेंज होके ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना है? 1833 में। इसी को क्या बोला जाने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया, ठीक है। 1690 में जॉब चौरनाथ ने कलकत्ता की स्थापना की, जिसके लिए उसे अजीम उस शान कौन था? औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब का पोता था, याद रखिएगा, ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अजीम उस शान ने उसको 3 गांव प्रदान किए थे। ये 3 गांव कौन थे? एक तो कालीकाता था, गोविंदपुर था और सूतानाकी था। ये 3 गांव जो कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाकी था, यहाँ इसको कालीकाता वाले को तो आप जो है कलकत्ता था कालीकाता बोला गया है। ये सारे आपके वेस्ट बंगाल में ही थे। 1698 में यहाँ फोर्ट विलियम जो है बना हुआ है, उसकी स्थापना की गई। फोर्ट विलियम पूछा जाता है ना कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। 1700 में इसे प्रेसिडेंसी बना दिया गया, ठीक है। 1700 में क्या बना दिया गया? फोर्ट विलियम को प्रेसिडेंसी बना दिया गया, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बची हैं वो आपको थोड़ा सा मुझे आगे भी समझाना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, देखिए ज़्यादा लंबी वीडियोस भी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मैम बोर हो रहे हैं, कि ज़्यादा लंबी भी मत रखा करिए। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी छोटी वीडियोस जो हैं वही आया करेंगी, और आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और इससे पहले वाली वीडियो जो है उसका भी और इस वीडियो का भी, दोनों वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको टेलीग्राम लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया हुआ होगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।